प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेसन के तहत हम जिस महान लेखक को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 1884 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और अंग्रेजी और फ़ारसी में हुई। विधिवत उन्होंने इंटरमीडिएट तक की ही शिक्षा पाई। बाद में उन्होंने स्व अध्याय मतलब सेल्फ स्टडी द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी की प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ समय तक वह मिर्ज़ापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे और 1905 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण में कार्यरत हो गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक हैं। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य तथा समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखक, संपादक और अनुवादकों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। आचार्य शुक्ल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने पुस्तक लिखी है वह सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। और हिंदी के विद्यार्थी जब उच्च स्तर की शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो आचार्य शुक्ल को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल की पुस्तक को पढ़कर ही हिंदी साहित्य के कवियों और लेखकों को लेकर एक सटीक सोच निर्मित होती है। तो चलिए यहाँ जो उनका पाठ दिया गया है प्रेमघन की छाया स्मृति, हम उसे पढ़ते हैं। प्रेमघन की छाया स्मृति आपको जब पाठ पढ़ाया गया तो उसमें मैंने आपको समझाया प्रेमघन भारतेंदु काल के कवि हैं। भारतेंदु जिन्होंने अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसा एक सुप्रसिद्ध नाटक लिखा और उसके अलावा राजा हरिश्चंद्र, बहुत से भारतेंदु काल के जो नाटक थे उन्होंने हिंदी को साहित्य की एक भाषा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको और बता दूं तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल जो हैं उनके पिता को हिंदी का बहुत शौक़ है और फ़ारसी के भी अच्छे ज्ञाता हैं। रामचंद्रिका और रामचरितमानस का उनके घर में लगातार पाठ होता है, अध्ययन होता है और सारा परिवार उनसे बैठकर एकाग्र होकर सुनता है। पिता का तबादला होता है, स्थानांतरण होता है हमीरपुर से मिर्ज़ापुर जब वो आते हैं तो वहाँ कुछ बच्चों से उन्हें पता चलता है। उनके मन में वो 8 साल की उम्र है। देखिए 8 साल में बहुत जिज्ञासु है मन, क्या लेकर कि राजा हरिश्चंद्र और जो लेखक हरिश्चंद्र हैं वह एक हैं या अलग अलग हैं। ये उनके मन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर असमंजस सा रहता है। अब उनके कुछ मित्र वहाँ बनते हैं मिर्ज़ापुर में, जो कहते हैं कि यहाँ पर भी भारतेंदु के एक मित्र रहते हैं, उनका बंगला है। उससे भारतेंदु तो नहीं, चलो उनके मित्र से मिला जाए, अगर मित्र मिल जाएंगे तो हो सकता है भारतेंदु जी से भी को भी वह देख सके। अब वो जब जाते हैं तो बंगले के दीवार को फांद कर बच्चे जब अंदर पहुँचते हैं तो खुला मैदान है, बरामदा होता है। सघन लताएँ गहरी लताएँ जिस घर को घेरे हैं और उसी की ओट में एक छाया दिखती है। छाया एक व्यक्ति की जो खंबे पर हाथ टिकाए खड़ा है और कंधे तक उसके बाल बिखरे हुए हैं। यही वह पहले दर्शन हैं जो रामचंद्र शुक्ल को होते हैं, किसके? प्रेमघन के। और यही जो एक छाया, एक जो इमेज, जो एक चित्र उनके मन मस्तिष्क पर एक स्मृति के रूप में हमेशा अंकित रह जाता है। इसी के कारण इन्होंने एक संस्मरणात्मक निबंध लिखा है। संस्मरण याद करके लिखी गई चीज़, एक संस्मरणात्मक जो निबंध इन्होंने लिखा वो क्या? प्रेमघन की छाया स्मृति। अब क्या होता है, पिता को भय होता है कि बच्चा जो है उसको, चूँकि पिता हिंदी के अच्छे ज्ञाता और विचारक रहे तो स्वाभाविक था कि पुत्र भी
के अंदर भी ये सब गुण आते। तो वही आचार्य शुक्ल हिंदी की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन पिता को लगता है कि अगर इस तरह से वह किताबें पढ़ता रहा तो शैक्षणिक योग्यता, मतलब जो जो पाठ चल रहा है, जो पढ़ाई चल रही है, स्कूली शिक्षा, वो बाधित होगी। इसलिए वह छुपा दिया करते थे पुस्तकों को और उन्हें मना भी किया करते थे। कुछ समय बाद पिता जो है काशी में एक बारात में सम्मिलित होने के लिए आचार्य शुक्ल को भेजते हैं। वहाँ जब वह जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ उनका साक्षात्कार होता है, बातचीत होती है, मिलकर बैठते हैं और एक समवयस्क हिंदी लेखकों की एक मंडली बनती है। समवयस्क मतलब एक उम्र के जहाँ सारे लेखक हैं, जिसमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास, बद्रीनारायण गौड़, उमा शंकर द्विवेदी आदि मिलते हैं। अब इन्हें निस्संदेह के नाम से भी जाना जाता है इस मंडली को, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं था, ऐसी कोई कविता नहीं थी जो ये बना ना सकें या इसका अर्थ या भाव स्पष्ट ना कर सकें। एक बार पिता एक जज से, सब जज आते हैं, उनसे अपने पुत्र का परिचय कराते हैं कि इसे हिंदी का अच्छा ज्ञान है या रुचि लेता है। तो यहाँ वो जो जज हैं वो कहते हैं कि अरे आपको इनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब आचार्य शुक्ल स्वयं एक शख्सियत बन चुके थे, मतलब लोग, उनकी अपनी पहचान थी, लोग उनको उनके नाम से जाना करते थे। इसीलिए यहाँ पर वो ऐसा कहते हैं कि अरे इसका चेहरा ही सब कुछ बताता है, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौधरी साहब की बात, जिनके बारे में ये निबंध लिखा गया है, उनके घर लोग जाया करते थे, सब लोग मिलके वहाँ पर गोष्ठियाँ होती थीं। कोई भी तीज त्यौहार होता था बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता था। अब जो चौधरी साहब थे बहुत रईस थे और रईसियत उनके चेहरे से झलकती थी। उन्हें किसी जैसे उनके बारे में इनकी विशेषता बताते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं बहुत ही जिंदा दिल प्रवृत्ति के इंसान हैं, और जब साहित्यकारों के साथ बैठते तो साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, और जब नौकरों से बात करते तो बिल्कुल उन्हीं के स्तर पर आकर उन्हीं की भाषा शैली का ही प्रयोग वह करते हैं। यहाँ फिर आगे एक पंडित का जिक्र किया गया कि पंडित आता है और उन्होंने एकादशी का व्रत रखा है। तो वो कहते हैं कि भाई मैंने कहाँ से चले आ रहे हो पंडित जी? तो वो कहते हैं कि मैं घर से ही आ रहा हूँ, आज एकादशी का व्रत है और कुछ जलपान पिया है। तो उसे एक हंसी मजाक के उसमें कहते हैं कि अच्छा जलपान पिया है या फिर आपने जलपान पिया है या कुछ जल भी खाया है। तो इस तरह की बातें एक तरह से उनकी जिंदा दिली का परिचायक है। फिर आचार्य शुक्ल कहते हैं वह बहुत ही ज़्यादा नवाबी किस्म के व्यक्ति हैं। उनके सामने ही पड़ा लालटेन भभक भभक के बंद होने के उसमें आता है, लेकिन वो आगे बढ़कर उसकी बत्ती को नीचे नहीं करते, और जब नौकर को बुलाते रहते, जब नौकर आता है तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर भी बात करते हैं। यहाँ चौधरी साहब कि व्यक्तित्व को उकेरना सबसे महत्वपूर्ण रहा है रामचंद्र शुक्ल के लिए। उन्हें बहुत बेहतर तरीके से प्रेमघन के व्यक्तित्व को पाठकों के समक्ष लेकर आए हैं। जो यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है, आपको इसके प्रश्न उत्तर मैंने दिए हैं। 5 प्रश्न आपने करने हैं, उसे पूर्ण करिए और इस वीडियो लेसन को एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो भी समस्याएं हैं आपकी सुलझ जाएंगी।